हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आइए देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 मेरा इंस्टा पर पता है और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप चाहें तो मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। आइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले ये एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको अब रिप्लेस कर दिया है 2019 वाले इस एक्ट ने। 1986 वाले में भी कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। और इसमें एक 3 लेवल पर उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। वो 3 लेवल क्या क्या है? पहले भी 3 लेवल पर था। पहले के भी एक्ट में केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला के स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 3 त्रिस्तरीय है। इसका मतलब क्या हुआ? एक हो गया जिला स्तर पर, एक है राज्य स्तर पर और फिर केंद्र के स्तर पर, या फिर राष्ट्रीय आयोग जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय आयोग। हम तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, संक्षेप में हम कह देते हैं इसको राष्ट्रीय आयोग, इसको कहते हैं राज्य आयोग, इसको कहते हैं जिला आयोग। और संक्षेप में नहीं बोलना है तो क्या कहेंगे? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसी तरह राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसी को आप कहते हैं कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, आपने सुना होगा ना लोगों को धमकी देते हुए कि हम कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे, तो यही कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर कोर्ट कहलाते हैं। तीनों ही लेवल पर ये कमीशंस ही, आयोग ही। ठीक, चलिए, अब ये अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक का पता ही है आपको, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज क्या क्या होती हैं। तो ये अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक, और केंद्र सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1988 में, क्योंकि ये एक्ट बना था 1986 में, तो 1988 में एक्ट प्रोविजन करता है और इसके हिसाब से गठन किया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का। ठीक है, चलिए, तो अब हमें जानना है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की संरचना की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 4 मेंबर होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। लेकिन 4 मिनिमम है, कम से कम है। 4 से लेकर जितनी सरकार द्वारा निर्धारित संख्या है उतने तक मेंबर हो सकते हैं। तो फिलहाल आज की स्थिति क्या है? 4 से लेकर 11 तक मेंबर हो सकते हैं और इन मेंबर्स में से एक मेंबर का महिला होना जरूरी है। तो एक सदस्य कम से कम इसमें क्या होंगी? महिला होंगी। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोविजन करता है त्रिस्तरीय आयोग का। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए 3 स्तरीय आयोग बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राज्य मतलब अलग अलग सारे राज्यों के स्तर पर, और जिला के स्तर पर। ठीक है, हम अभी बात किसके बारे में कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें मेंबर्स की अगर संख्या की बात करें तो एक अध्यक्ष होगा और 4 से लेकर 11 तक मेंबर हो सकते हैं। ध्यान रखिए कि समय समय पर केंद्र सरकार रूल्स के जरिए, अभी हम रूल्स 2021 के रूल्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये संख्या जो मैक्सिमम वाली संख्या है ये चेंज भी हो सकती है। तो फिलहाल अभी की स्ट्रेंथ है 4 से लेकर 11 तक, जिसमें एक सदस्य का महिला होना जरूरी है और एक अध्यक्ष तो
होंगे ही होंगे। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होगी वो एक खोद सह चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और हमने पढ़ा था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, उसी के आधार पर 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं होने पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में यहां भी नहीं हो सकती राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। ठीक है। दूसरा, कार्यकाल 4 वर्ष या फिर अध्यक्ष के मामले में 70 साल तक, जो पहले हो 4 वर्ष का कार्यकाल या फिर 70 वर्ष तक की उम्र तक का कार्यकाल। और सदस्य के मामले में 4 वर्ष या 67 वर्ष। ठीक, ये सदस्य के लिए है और ये अध्यक्ष के लिए है। और ये भी प्रोविजन कहां से आया है? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 से आया है। एक और बात है कि भाई आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जैसा हम पढ़ते आए हैं वैसा ही है। अध्यक्ष कौन हो सकता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या फिर रिटायर्ड जज या किसी हाई कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। बस इस चीज को ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? ध्यान रखिए, अध्यक्ष कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेजेंट सिटिंग जज हो या फिर रिटायर्ड हो सुप्रीम कोर्ट का, और ये क्या है? जज है केवल। ठीक है। या हाई कोर्ट के सिटिंग या फिर रिटायर्ड सीजे, चीफ जस्टिस। बस यही अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे, या हाई कोर्ट के सिटिंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस इसके अध्यक्ष होंगे। इस एक पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। अब है कि भाई कितने तक के मामले ये आयोग सुनेगा, उसी को हम कहते हैं आर्थिक क्षेत्राधिकार। क्या है आर्थिक क्षेत्राधिकार का मतलब? क्या हुआ? कितने तक के मामले, कितने रकम तक की शिकायतें सुन पाएगा। कंज्यूमर फोरम मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भाई आपने एक सर्विस। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए कि ये गुड्स और सर्विस दोनों के लिए है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? वस्तु के लिए तो है ही, सेवा के लिए भी है। वस्तु मतलब जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है। आप कोई सामान खरीद कर ले आए, उसको लेकर आपकी शिकायत है, वो खराब निकल गया है, कंपनी लौटाने से मना कर रही है, तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। इसी तरीके से आपकी कोई आपने सर्विस ली है, जैसे बैंकिंग एक सर्विस है, ठीक है, इंश्योरेंस एक सर्विस है,
टेलीफोन रिलेटेड जो सर्विस है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी भी सर्विस है। इस तरह की जो तमाम सेवाएं हैं, इनसे रिलेटेड आपकी अगर शिकायत हो, ये एग्जाम्पल है, और भी सेवाएं हैं, इनसे रिलेटेड जो आपकी शिकायतें हैं उसको लेकर भी आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो उस पर सुनवाई करेगा। ध्यान रखिए, ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं, कंज्यूमर फोरम जो है, या फिर कंज्यूमर कमीशंस जो हैं, वो सिर्फ वस्तुओं के को लेकर शिकायतों की सुनवाई करती हैं, सेवाओं को लेकर नहीं। ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुड्स और सर्विस दोनों के लिए ये शिकायतें सुनती हैं, दोनों ही इसमें कवर्ड है। ठीक है, अब है कि आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है। एक्ट प्रोविजन करता है कुछ और सरकार ने जो नियम बनाए हैं 2021 में, उसमें उसको अमेंड कर दिया है। इसलिए आपको दोनों ही पता रहना चाहिए, इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक्ट क्या प्रोविजन करता है, देखिए 3 लेवल पर है आयोग। हम अभी पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय, लेकिन जिला आयोग, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। अब तीनों के आर्थिक क्षेत्राधिकार में क्या अंतर है। पहला चीज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या प्रोविजन करता है, इसको समझना है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स क्या करते हैं उसको समझना है। ठीक है, एक्ट प्रोविजन करता है जिला आयोग के लिए 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करना, 1 करोड़ तक के मामले या शिकायतें। राज्य आयोग के लिए यह करता है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करना। एक्ट में प्रोविजन है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के मुताबिक जो तय किया गया है कि जिला आयोग में 1 करोड़ तक के मामले जाएंगे, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मामले जो होंगे, जो शिकायतें होंगी, वो राज्य आयोग के पास जाएंगे, और 10 करोड़ से ज्यादा अमाउंट के जो मामले होंगे वो राष्ट्रीय आयोग के पास उसकी शिकायत की जा सकती है। ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। लेकिन सरकार ने जो रूल्स 2021 में नोटिफाई किए हैं उसके हिसाब से इसमें परिवर्तन किया गया है। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि जिला आयोग 50 लाख तक के मामले सुन सकता है। ठीक है, 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के मामले, 50 लाख से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, 50 लाख 1 रुपया से लेकर 2 करोड़ तक के मामले। तो 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामले जो होंगे वो राज्य आयोग के पास जाएंगे, और 2 करोड़ से ज्यादा के जो मामले हैं वो राष्ट्रीय आयोग के पास रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऐसा नहीं है, दोनों वैलिड है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से है, लेकिन अभी प्रेजेंट स्टेटस रूल्स के हिसाब से है, क्योंकि सरकार के पास अधिकार है कि अपने हिसाब से इन सीमाओं में उतार चढ़ाव ले आ सकती है। तो सरकार ने नोटिफाई किया है जिसमें जिला स्तर पर 50 लाख तक के मामले सुनवाई होंगे, राज्य आयोग में 50 लाख से 2 करोड़ तक के, और राष्ट्रीय आयोग में 2 करोड़ से ऊपर के मामले सुनवाई किए जाएंगे। ठीक, तो आर्थिक क्षेत्राधिकार इसका है 2 करोड़ से अधिक के मामले। किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय आयोग की बात हो रही है ना, तो 2 करोड़ से ज्यादा के मामले
इसके आर्थिक क्षेत्राधिकार में है। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रोविजन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा के मामले। ठीक है, चलिए। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब आप जानते हैं कि भाई अपील को लेकर क्या प्रोविजन है। तो राज्य आयोग के भाई 3 लेवल है, तीनों लेवल पर अपील की अगर बात करेंगे तो जिला आयोग के आदेशों के खिलाफ राज्य आयोग में अपील की सुनवाई होगी। ठीक है, तो राज्य आयोग का अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिला आयोग के आदेशों के खिलाफ सुनवाई करना। राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में सुनवाई हो सकती है। ठीक, तो राष्ट्रीय आयोग के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होगा, राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग अपील सुन सकता है। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ भी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, क्या है ये? अभी आपने हाल में बड़ा सुना होगा, खूब खबरों में था कि कुछ कोचिंग संस्थानों पर CCPA ने जुर्माना लगाने की बात कही है। वो जुर्माना क्यों था, याद है ये खबर कि कुछ कोचिंग संस्थानों ने, IAS से रिलेटेड जो कोचिंग संस्थान हैं, उन पर जुर्माना लगाने की बात आई। CCPA ने ये जुर्माना लगाने की बात की। CCPA ने इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि विज्ञापन जो दिए गए हैं कुछ कोचिंग संस्थानों द्वारा वो भ्रामक हैं। उनमें दावा किया गया है कि ये इतने विद्यार्थी हमारे यहाँ से पास किए, लेकिन CCPA ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जिस साल के लिए यह दावा किया गया है उस साल के पहले तक, तुरंत पहले तक वो कोचिंग संस्थान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इस तरह की कई सारी अनियमितताएं, उसमें हम नहीं जाएंगे। असली चीज क्या है कि CCPA जो अभी हाल में खूब खबरों में रहा है, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ही एस्टैब्लिश किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ये किससे एस्टैब्लिश किया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण एस्टैब्लिश किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। ये प्रोटेक्शन एक्ट 2019-2020 में लागू हुआ था, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी 2020 में शुरू हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के आदेशों के खिलाफ इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। राज्य आयोग के खिलाफ तो है ही, राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ तो सुनवाई करेगा ही, CCPA के भी आदेश के खिलाफ सुनवाई करेगा। अब यहां पर दो चीजें आपको समझनी है। पहला कि CCPA के कार्य क्या हैं, क्योंकि CCPA आजकल चर्चा में है, उससे भी सवाल पूछ सकता है। तो एक बात तो आप समझ गए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ही इसको एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरी बात है कि इसके मुख्य कार्य क्या है। उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो तो उसकी जांच करना, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन की जांच करना, ऐसी वस्तु और सेवाओं को रिकॉल करना, वापस बुलाना जो कि अनसेफ हो, असुरक्षित हो, तो असुरक्षित वस्तु और सेवाओं को रिकॉल कराना, अनुचित और भ्रामक विज्ञापनों को रोकना, ठीक है, और ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के निर्माता, प्रकाशक, ठीक है, एंडोर्स करने वालों पर जुर्माना लगाना, यही इसके प्रमुख कार्य हैं। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, असुरक्षित वस्तु और सेवा को रिकॉल कराना, उसके बाद अनुचित और भ्रामक विज्ञापनों को रोकना और ऐसे विज्ञापनों पर जुर्माना लगाना। ठीक है, ध्यान रखिए, विज्ञापन पर जुर्माना में मैन्युफैक्चरर तो है ही, पब्लिशर भी है और इंडोर्समेंट करने वाले भी हैं। ठीक है, यानी अगर अखबार कोई भ्रामक विज्ञापन छापता है तो सिर्फ विज्ञापन छपवाने वाला दोषी नहीं है, जुर्माना अखबार पर भी हो सकता है, वो भी इसके दायरे में है। ठीक, तो CCPA के ये कार्य हैं
और जो हमने कहा कि भाई सीसीपीए के फैसलों के खिलाफ आप अपील कहां कर सकते हैं, नेशनल कमीशन में, राष्ट्रीय आयोग में, या फिर स्टेट कमीशंस के फैसलों के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग जा सकते हैं। बस ये है कि 30 दिनों के भीतर 30 दिनों के भीतर सीसीपीए के आदेश के 30 दिनों के भीतर यहां जाना है और राज्य आयोग के फैसले के 30 दिनों के भीतर आपको अपील करना है राष्ट्रीय आयोग में। हालांकि अगर 30 दिन के बाद भी राष्ट्रीय आयोग को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से अपील नहीं किया जा सके तो अपील एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब है पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, रिव्यू जुरिस्डिक्शन। राष्ट्रीय आयोग का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार क्या है? भाई किसी भी विवाद में, किसी भी शिकायत में रिकॉर्ड मांगने और आदेश पारित करने का उसका अधिकार है जो राज्य आयोग के पास लंबित है या फिर निर्णय लिया गया है। तो ऐसे सभी मामले जो राज्य आयोग के पास लंबित हैं या उस पर राज्य आयोग ने निर्णय लिया है, उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब राष्ट्रीय आयोग उस विवाद में रिकॉर्ड मांग सकता है और आदेश क्या कर सकता है, पारित कर सकता है। ये कौन कौन सी कंडीशंस होंगी? भाई एक कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत सारे आयोग को काम करना है। अगर राज्य आयोग, 3 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि भाई जो क्षेत्राधिकार राज्य आयोग को दिया गया था उसका उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है। दूसरा कि कानूनी क्षेत्राधिकार करने का प्रयोग करने में वो विफल रहा, कोशिश तो की लेकिन कामयाब नहीं रहा। तीसरा, अवैध रूप से उसका अपने क्षेत्राधिकार का अवैध प्रयोग किया। तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रीय आयोग के पास रिव्यू करने का विकल्प है और रिकॉर्ड मंगाने और आदेश पारित करने का अधिकार है ऐसे सभी मामलों में जो राज्यसभा के पास, राज्य आयोग के पास लंबित हैं या फिर राज्य आयोग ने उस पर निर्णय लिया है। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है। अन्य शक्तियों में एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ऐसी शर्तें हों जो कि अमान्य हो, तो वो अमान्य करार देना, कुछ अनुचित शर्तें जिनको अमान्य करार देने की शक्ति किसी भी कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस बनते हैं, उसको अदालती स्टैंप ड्यूटी पे करके और उस पर बनाया जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा 100 रुपए के स्टैंप पर, 1000 रुपए के स्टैंप पर इस तरह से बनता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें कोई ऐसी शर्त हो जो एक तरफा शर्त हो या फिर अनुचित शर्त हो, उसको भी अमान्य करार कर देने की शक्ति राष्ट्रीय आयोग के पास है। अपने ही आदेश को राष्ट्रीय आयोग ने जो अपने आदेश दिए हैं उनको 30 दिनों के भीतर रिव्यू करने की शक्ति है। ठीक है। उनकी समीक्षा 30 दिनों के भीतर करने की शक्ति है। अगर कोई ऐसी त्रुटि लग रहा हो कि फैक्चुअली कोई ऐसी त्रुटि हो गई है जिसमें रिव्यू करने की जरूरत है, तो वो खुद से भी कर सकता है, सुओ मोटो भी कर सकता है और किसी से के शिकायत करने पर भी कर सकता है। जैसे आदेश दिया गया और जिसके खिलाफ आदेश दिया गया उसने ध्यान दिलाया कि आपसे ये मिस्टेक हुआ है और इसको फिर से आप समीक्षा कीजिए अपने फैसले की, तो वैसे भी कर सकते हैं और खुद से भी सुओ मोटो भी कर सकते हैं। ठीक है। एक खास बात यह है कि भाई एक राज्य के जिला आयोग और दूसरे राज्य के जिला आयोग को मामला स्थानांतरित करना। देखिए यहां एक राज्य और दूसरे राज्य की बात हो रही है। ये राष्ट्रीय आयोग है, ये राष्ट्रीय आयोग ए स्टेट के किसी मामले को, ठीक है, ए स्टेट के भीतर किसी जिला आयोग में चल रहे मामले को बी स्टेट के भीतर किसी जिला आयोग में ट्रांसफर करने की शक्ति रखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि आप जब कोई चीज खरीदते हैं तो हो सकता है आप कहीं और रहते हैं, आपने जाकर कहीं और खरीदा है, बिजनेस जहां से आपने खरीदा वो बिजनेस कहीं और इस्टेब्लिश है। तो इस कंडीशन में ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रीय आयोग को कि भाई ए राज्य के भीतर किसी जिला आयोग में चल रहे मामले को
बी राज्य के भीतर किसी जिला आयोग में चल रहे मामले में ट्रांसफर किया जाए। मामले में इन द सेंस कि इस जिला आयोग से किसी मामले को इस जिला आयोग में ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, दो अलग अलग राज्यों की बात हो रही है। और एक राज्य आयोग से मामला दूसरे राज्य आयोग को ट्रांसफर किया जाए। मतलब दोनों ही लेवल पर यह ट्रांसफर राष्ट्रीय आयोग कर सकता है। एक राज्य आयोग से किसी मैटर को दूसरे राज्य आयोग में भेज सकता है। एक राज्य आयोग के अंदर किसी जिला आयोग से मामले को दूसरे राज्य के भीतर किसी जिला आयोग में भेज सकता है। ठीक है, दोनों ही लेवल पर हो सकता है। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जिला आयोग के आदेश के खिलाफ आप जा सकते हैं राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ आप जा सकते हैं राष्ट्रीय आयोग, और राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ आप जा सकते हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए, प्रशासनिक नियंत्रण। सभी राज्य आयोगों और जिला आयोगों पर इसका प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। प्रशासनिक नियंत्रण में शामिल है कि यह नियंत्रण इस तरह से होगा कि जो अर्ध न्यायिक स्वतंत्रता है, उनकी क्वाजा जुडिशियल फ्रीडम है, उसको प्रभावित नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण है। तो क्वाजा जुडिशियल फ्रीडम बने रहना चाहिए और सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण सभी राज्य आयोगों और जिला आयोगों पर है। राज्य आयोगों में मामले के निपटान संबंधी निगरानी करना, ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण है कि कितने मामले आए, कितने निपटे। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ अगर आरोप हैं तो उन आरोपों की जांच करना राष्ट्रीय आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण है, और संबंधित राज्य सरकार को उस जांच की रिपोर्ट देना, यह भी इसका काम है। मामलों की सुनवाई में एक रूपता हो, इसके लिए निर्देश देना। भाई, एक राज्य आयोग किसी और तरीके से मामले की सुनवाई कर रहा है, दूसरा राज्य आयोग किसी और तरीके से मामले की सुनवाई कर रहा है, ऐसा न हो। हर राज्य आयोग मामले की सुनवाई में एक समान कार्य करें, कार्यप्रणाली हो, ये काम भी किसका है? राष्ट्रीय आयोग का है। ठीक है, तो ये भी प्रशासनिक नियंत्रण में है। और एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को अन्य पक्षों को दिलवाना, दस्तावेज को तेजी से प्रोवाइड कराना, ये भी इसका काम है। सभी राज्य आयोगों पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है, उसमें जो डिसीजंस हैं, आदेश हैं, उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत कराना, ये सब काम इसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। यानी फैसले लेने में, आदेश देने वाले सेगमेंट में कोई भी नियंत्रण नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण है। अब आ जाइए राज्य उपभोक्ता विवाद नियंत्रण तंत्र पर या फिर आयोग पर। इसमें भी एक अध्यक्ष और कम से कम 4 और अधिकतम संख्या जो केंद्र के परामर्श से निर्धारित हो। जैसे वहां 4 से 11 था, तो अभी की स्थिति यह है कि एक राष्ट्रीय आयोग है, 35 राज्य आयोग हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हर राज्य में अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकता है, और 678 के आसपास डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं, और ये चेंज होते रहता है जिला वाला। ठीक है, चलिए, केंद्र द्वारा नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती पद्धति, कार्यकाल की अवधि, हटाने के नियम इत्यादि केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। राज्य आयोग की बात हो रही है। वेतन, भत्ता, सेवा शर्तों को अगर छोड़ दें तो नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, हटाने के नियम क्या होंगे अध्यक्ष और सदस्यों को, ठीक है, भर्ती पद्धति क्या होगी, योग्यता क्या होगी नियुक्ति के लिए, कार्यकाल की अवधि क्या होगी, ये सब कुछ केंद्र सरकार द्वारा तय होता है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है? राज्य सरकार राज्य आयोग के सदस्यों के और अध्यक्ष के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को तय करती है। तो ध्यान रखिए हमेशा कि केंद्र की भूमिका है इसमें राज्य आयोग में नियुक्ति के लिए योग्यता डिसाइड करने, भर्ती की पद्धति, भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, कार्यकाल की अवधि क्या होगी, हटाने के नियम इत्यादि, ये सब चीजें केंद्र सरकार द्वारा तय होता है। और राज्य सरकार द्वारा
वेतन भत्ता और सेवा शर्तें तय करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, केंद्र जो रूल्स बनाती है वो इन सब के लिए और राज्य इसके लिए। अध्यक्ष कौन हो सकता है? जैसे हमने वहां देखा राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज, ठीक है, सिटिंग और रिटायर्ड जज, या फिर हाई कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस, यही हो सकता है। वैसे ही राज्य आयोग में क्या हो सकता है? राज्य आयोग में हो सकता है हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि यहां एक माइन्यूट अंतर है। राष्ट्रीय आयोग में हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज नहीं थे, चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि राज्य आयोग के अध्यक्ष के तौर पर क्या क्राइटेरिया है? हाई कोर्ट के सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना चाहिए। हमने देख ही लिया है कि 50 लाख से 2 करोड़ वर्तमान इसका आर्थिक क्षेत्राधिकार है, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच प्रोविजन करता है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो रूल्स जारी किए उसके हिसाब से अभी 50 लाख से 2 करोड़ का के मामले राज्य आयोगों के पास जाते हैं। अपीलिया अगर क्षेत्राधिकार की बात करें तो यहां एक अंतर बस ये है कि जिला आयोगों के आदेशों के खिलाफ आप राज्य आयोग जा सकते हैं। अवधि यहां 45 दिनों के भीतर है, जबकि बाकी हर जगह 30 दिनों के भीतर है। तो इसको भी आपको याद रखना है। जिला आयोगों के आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है 45 दिनों के भीतर। हालांकि जैसे वहां हमने देखा कि 30 दिनों के भीतर भी अगर लगे कि जेन्युइन रीजन से अपील नहीं किया जा सका है तो फिर राष्ट्रीय आयोग अपील ले लेता है। वैसे ही राज्य आयोग के पास भी छूट है कि अगर लगे कि 45 दिनों के भीतर किसी ऐसे कारण की वजह से अपील नहीं किया जा सका जो कि बहुत जेन्युइन है, तो 45 दिनों के बाद भी वो अपील एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन आमतौर पर अगर आपसे सवाल में पूछा जाएगा तो जिला आयोगों के आदेशों के खिलाफ अपील 45 दिनों के भीतर यहां होती है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, किसी विवाद में रिकॉर्ड मांगने और उचित आदेश पारित करने का अधिकार जो जिला आयोग के सामने लंबित है या तय किया गया है, सेम वही जो हमने राष्ट्रीय आयोग वाले में पढ़ा था। किन किन परिस्थितियों में होगा? कानून द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं हुआ, या फिर इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में आयोग विफल रहा, या फिर अवैध रूप से प्रयोग हुआ। इन सारे कंडीशन में रिव्यू किया जा सकता है राज्य आयोग द्वारा। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब रिव्यू किया जाएगा राज्य आयोग द्वारा तो किस आयोग के फैसले के खिलाफ किया जाएगा? जिला आयोग के फैसले के खिलाफ किया जाएगा। अन्य शक्तियों की बात वही, कॉन्ट्रैक्ट की अनुचित शर्त को अमान्य करार दे सकता है। त्रुटि होने पर 30 दिनों के भीतर अपने ही आदेश की समीक्षा कर सकता है। सुओ मोटो हो यानी खुद से कर सके या फिर कोई आवेदन मिले तो कर ले। एक जिला आयोग के मामले को दूसरे जिला आयोग को ट्रांसफर कर सकता है। बस ध्यान रखना है कि राज्य के भीतर। राष्ट्रीय आयोग में हमने देखा कि राष्ट्रीय आयोग एक स्टेट से मामला दूसरे स्टेट के आयोग को भेज सकता है। एक स्टेट के भीतर किसी डिस्ट्रिक्ट से मामला दूसरे स्टेट के भीतर किसी डिस्ट्रिक्ट के आयोग को भेज सकता है। राज्य आयोग के मामले में राज्य के भीतर वो एक जिला आयोग से मामले को दूसरे जिला आयोग में ट्रांसफर कर सकता है, और सभी जिला आयोगों पर ये अपना प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय आयोग प्रशासनिक नियंत्रण रखता था, वैसे ही राज्य आयोग जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एक अध्यक्ष, और यहां अंतर क्या है? 2 अन्य मेंबर्स, या जो भी संख्या निर्धारित की गई तो 2 कम से कम होंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो निर्धारित संख्या होगी उससे अधिक सदस्य नहीं होंगे। एक अध्यक्ष और 2 मेंबर्स हैं। यहाँ अभी तक हमने राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग में देखा एक अध्यक्ष और 4 मेंबर्स कम से कम। यहाँ जिला आयोग के लेवल पर एक अध्यक्ष और 2 मेंबर्स कम से कम, और अधिकतम जो संख्या निर्धारित की गई है वो। नियुक्ति के लिए
योग्यता, भर्ती की पद्धति। अच्छा, ये अधिकतम संख्या है। जैसे राष्ट्रीय आयोग के बारे में मैंने कहा कि अभी की स्थिति में प्रोविजन क्या है, 4 से लेकर 11 तक के बीच में मेंबर्स हो सकते हैं। ये अधिकतम संख्या जरूरी नहीं है कि, ये तो एक तरीके से दे दिया गया कि मैक्सिमम 11 हो सकते हैं। अभी के डेट में 9 मेंबर्स हैं, एक अध्यक्ष और 9 सदस्य हैं, ठीक है, लेकिन 11 तक हो सकता है। ठीक, वेतन भत्ते सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है, यहां भी राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है। और अध्यक्ष कौन होगा, जो जिला जज है या रह चुका है या जिला जज बनने की पात्रता रखता है, वो व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्राधिकार की बात करें, वो हम पहले ही कर चुके हैं, 50 लाख से कम। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कितना कहता है, 1 करोड़ तक, लेकिन रूल्स क्या कहता है, 50 लाख से कम। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, 50 लाख से कम। पुनरीक्षण की अगर बात करें, अपीलीय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे नीचे है जिला आयोग। अब जिला आयोग किसके आदेश के खिलाफ सुनवाई करेगा, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार तो होगा नहीं। पुनरीक्षण में अपने फैसलों की समीक्षा 30 दिनों के भीतर करना, तीनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था जो आपकी किताब में है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह के चैप्टर्स आप ऐसे पढ़ना पसंद करेंगे या किताब से रीडिंग कर लेंगे, उतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने के लिए नहीं था, बल्कि किताब से रीडिंग कर लेना पर्याप्त था। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। धैर्य बनाए रखिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।